हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेवल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपके सभी एग्जाम जिनमें आपके साइंस पूछी जाती है, चाहे आपका सीटेट का पेपर नंबर 2 हो या फिर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएस या फिर आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये साइंस का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारी क्लास नंबर 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, आज की वीडियो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं समुद्र समीर और थल समीर के बारे में। तो इस टॉपिक को समझने सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर हम बात करते हैं तापमान की, तो तापमान जो होता है, आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी तापमान जो होता है हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर हमेशा बढ़ता है। लेकिन जो हमारा तापमान होता है ये प्रेशर यानी कि दाब के जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि अगर कहीं पे तापमान ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कहीं पर तापमान ज़्यादा होने का मतलब यानी प्रेशर ज़्यादा है। अगर आप कहें कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, प्रेशर जो होगा हमेशा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात आपको याद दिमाग में ये रखनी है कि जो हवा होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। यानी अगर कहीं पर हाई प्रेशर है, हवा जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पे बढ़ेगी। इसे भी आपको याद रखना है। 3 बातें कौन कौन सी याद रखनी है। टेम्परेचर जो होता है हमेशा, यानी तापमान हमेशा उच्च से निम्न की तरफ जाता है। प्रेशर भी जो होता है हमेशा उच्च से निम्न की तरफ जाता है। और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है यानी कि वहाँ टेम्परेचर कम है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है यानी प्रेशर कम है। और जो हवा होती है वो प्रेशर के अकॉर्डिंग, तापमान के नहीं, प्रेशर यानी दाब के अकॉर्डिंग चलती है। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा हवा जो होगी हमेशा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। तब होता ही है, आप इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, बस आराम से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ये हमारे समुद्र समीर की। देखिए, दिन में अगर आप देखें तो दिन में क्या होगा, ये समुद्र में पानी है, ये हमारी स्थल है। ठीक है, दिन में क्या होगा कि पानी तो वैसे बेसिकली ठंडा होगा, लेकिन जैसे जैसे धूप पड़ेगी पानी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होगा। लेकिन इसे क्योंकि पानी की जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी है, आप मात्रा है, या कह सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ठंडा था तो धीरे धीरे वो गर्म होना होता है और पूरे दिन तक वो धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन जो हमारी भूमि होती है ये तो सूखी पड़ी हुई है, तो जब सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ती है तो ये भूमि हमारी जल्दी गर्म हो जाती है देन समुद्र के। तो अब क्या मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वहाँ पे है प्रेशर कम। तो यहाँ पर भूमि का टेम्परेचर ज़्यादा है यानी प्रेशर कहाँ पर कम है, प्रेशर हमारी भूमि पर कम है, भूमि पर लो प्रेशर बन गया। और अगर हम बात करते हैं, मैं इसको फिर से समझा दी, तो भूमि पे क्या होगा, भूमि हमारा लो प्रेशर हो गया क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया, भूमि जल्दी गर्म हो गई। लेकिन अगर समुद्र की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर कम है यानी कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर, और हवा जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ जाती है। तो इससे हवा क्या होगी, हमेशा समुद्र से जो भूमि होगी इस तरफ जाएगी। तो यह कंडीशन किस समय बन रही है आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया दिन में। तो याद रखिएगा, कोई भी समीर, कोई भी हवा का नाम जो होता है वो जहाँ से चलना प्रारंभ करती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि समुद्र समीर का मतलब समुद्र से चल रही है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा गया, समुद्र समीर रखा है। तो समुद्र समीर कब चलती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समुद्र समीर किस समय चलती है। तो याद रखिएगा, समुद्र समीर दिन के समय में चलती है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, समुद्र से भूमि की ओर। अब देखिए, आप इस कंडीशन में इतना आपको समझ में आया। अब इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, जब ये सारी कंडीशन हो गई, अब होती है रात। रात में क्या सीन होगा कि जो हमारा समुद्र का पानी था, ठीक है, समुद्र का पानी क्योंकि दिन भर गर्म होते होते अब रात तक पानी गर्म हो चुका है। लेकिन क्या होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, अब जैसे धूप कम होगी तो पृथ्वी हमारी, अब क्योंकि ऑलरेडी गर्म हो चुकी थी, तो पृथ्वी जो कि धीरे धीरे गर्म होते होते जल्दी ठंडी हो जाएगी। लेकिन पूरे दिन जब हमारा समुद्र गर्म हुआ है तो ये ऑलरेडी अब गर्म हो जाएगा, अब ये ठंडा इतनी जल्दी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना कि रात में क्या हो, रात तक हमारा पानी गर्म हो गया तो उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, जो भूमि है, वो जो है धीरे धीरे ठंडी हो रही प्रारंभ हो गई। अब क्या होगा, आप कह सकते हैं टेम्परेचर कहाँ पर हाई है, हाई टेम्परेचर है समुद्र के पानी में, और लो टेम्परेचर है अगर देखें तो पृथ्वी में है, इसमें लो टेम्परेचर।
अब हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, लो प्रेशर, यानी कि हम जो हमारा समुद्र है यहाँ पर क्या हुआ, समुद्र पे हो गया लो प्रेशर। अब तो अगर समुद्र में लो प्रेशर है तो हमारा हाई प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम कहाँ पर है, भूमि पर क्या है, भूमि पर हमारा हाई प्रेशर। तो हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि हवा जो चलेगी हमेशा रात के समय में वो भूमि से समुद्र की ओर चलेगी, और जो हवा जहाँ से चलती है उसका नाम क्या हो जाता है, वहीं पड़ जाता है, यानी थल समीर जाएगी, थल से समुद्र की तरफ बढ़ी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्र समीर जो होती है दिन में चलती है, जबकि स्थल समीर जो होती है हमेशा रात को चलती है। समुद्र समीर समुद्र से भूमि की तरफ चलती है और थल समीर थल से समुद्र की ओर चलती है। आप नीचे जो इसमें फिगर है ये भी वही चीज दी हुई है, हवा जो है ठंडी से गर्म की तरफ, और यहाँ पर भी ठंडी से गर्म की तरफ होती है, यानी जहाँ पे टेम्परेचर हमारा कम होगा उधर से लेकर हाई टेम्परेचर तक हमेशा हवा चलती है। तो आपको ये समुद्र समीर और थल समीर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली ये जो पॉइंट था ये लास्ट वीडियो का था, तापमान ऊष्मा चैप्टर का था, लेकिन रह गया था तो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अब बेसिकली हम बढ़ते हैं 7th क्लास की जो एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर रहे थे। 7th क्लास के एनसीईआरटी का जो 5th चैप्टर है, चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए बेसिकली आप सभी को पता होगा कि जो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और उदासीन क्या क्या चीज़ें होती हैं। अम्ल क्या होते हैं, बेसिकली ऐसी चीज़ें जो होती हैं खट्टी, जिनका स्वाद जो होते हैं बेसिकली खट्टे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सभी चीज़ें खट्टी होंगी, लेकिन बेसिकली आप 90% कह सकते हैं वो खट्टे होते हैं। क्षार जो होंगे तो हल्के कड़वे से, कुछ कसैले से होते हैं, और उदासीन जो ना तो खट्टे महसूस हो रहे ना तो में क्षार महसूस हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे पृथ्वी में देखें, हमारे प्रकृति में देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सूचक का काम करते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो ये बताती हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या फिर क्षार है। आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ हल्दी का। आपने देखा वो हल्दी जो होती है, अगर आप हल्दी में नॉर्मली पानी से करें तो हल्दी कैसी रहेगी, हल्दी हमेशा पीली रहती है। ठीक है, अगर आप हल्दी में चूना मिला दे तो क्या होगा, हल्दी में चूना मिलाने से हल्दी जो होती है लाल, उसका रंग लाल में बदल जाता है। उसका कारण क्या, उसका कारण ये है कि जो होती है, जो चूना होता है ये होता है क्षार, और जो क्षार होता है हमेशा जो हल्दी को क्या करता है, क्षार लाल रंग में बदल देता है। तो पीले का ही तो, और अगर इसमें कुछ हम अम्ल मिलाते हैं हल्दी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस तरह से सूचक, यानी कि अगर हम पहचान करना चाहते हैं तो हम क्या करें, क्षार मिला दें हल्दी में तो तुरंत वो सूचक के रूप में कार्य करने लगेगी। तो इसी तरह से, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सूचक तो ठीक है काम करेगा मिलाने पर, लेकिन सूचक जो होते हैं बेसिकली क्या होता है, विलयन रूप में ही कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्या करें, आपने हल्दी सूखी ले ली, अब सूखी हल्दी में आपने सूखा ही चूना मिला दिया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको विलयन फॉर्म में आपको गीला लेना पड़ेगा वो चीज़ को। ठीक है, विलय होना चाहिए, वो पानी उसमें मिक्स होना चाहिए तभी काम करेगा। ये सूखे में काम नहीं करता, काम करेगा विलयन फॉर्म में। ओके, आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए सूचक की बात करें, सूचक बेसिकली हम देखेंगे 2 तरह के होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं जो केमिकली हम चीज़ें रासायनिक रूप से बनाते हैं। अब प्राकृतिक में देखें तो प्राकृतिक एग्जाम्पल है जैसे कि लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, गुड़हल की पत्तियाँ, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। और कृत्रिम में फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सब क्या होते हैं, कृत्रिम हो जाते हैं। ठीक है, अब लिटमस याद रखिएगा, लिटमस प्राकृतिक है, आप लिटमस को कृत्रिम मत कहिएगा, लिटमस प्राकृतिक होता है, क्योंकि लिटमस जो होता है, लाइकेन आपने वर्ड सुना होगा, लाइकेन जो होते हैं बेसिकली वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, और लाइकेन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर कवक और शैवाल मिलते हैं और दोनों आपस में सहजीवी संबंध, लास्ट वीडियो में समझाया था, जब सहजीवी संबंध बनाते हैं तो आपस में मिलकर लाइकेन बनाते हैं। तो उसी लाइकेन जो पौधे होते हैं जो बहुत महीन से, उन्हीं लाइकेन पौधों से जो होता है लिटमस बनाया जाता है। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक का कार्य करता है। अब देखिए आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, अम्लीय वर्षा, कहते हैं ना अम्लीय वर्षा हो गई, अम्लीय वर्षा के बड़ी बड़ी इमारतें जो है खराब हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, जैसे कि बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल एक ताजमहल का, ये ताजमहल का रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण जो अम्लीय वर्षा है। अब अम्लीय वर्षा आपने बहुत सुना होगा लेकिन आप जानते नहीं कि अम्लीय वर्षा बेसिकली है क्या। देखिए है बात ये कि हमारे जैसे कि वायुमंडल में
हम बहुत सारी चीज़ें, कारखाने वगैरह हो गए तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये सारी गैसें हमारी पृथ्वी में विद्यमान हैं और यही गैसें जो होती हैं ये वायुमंडल में चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं, बादलों तक पहुंच जाती हैं। और जब ये गैसें जो होती हैं, ये जो हमारे CO2, SO2, NO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, ये मिल जाती हैं जाकर पानी में, ठीक है। और जब पानी में मिल जाती हैं और पानी बनने के बाद फिर जब वर्षा जल के रूप में पानी नीचे आता है तो क्या होता है, पानी मिलेंगी सारी गैसें तो क्या एसिड बनाती है। CO2 जो मिलकर बनाती है कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है नाइट्रिक एसिड। इस तरह से ये 3 एसिड मिल जाते हैं हमारे पानी में और जब बारिश होती है तो ये इसी के साथ में हमारी पृथ्वी में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब गैस के फॉर्म में गए और जब वापस लौट रहे हैं पानी के साथ में तो एसिड बनकर लौटते हैं। तो इस तरह से हमारे अम्लीय वर्षा हो जाती है। और जैसे कि वर्तमान में तो ताजमहल में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं उसकी, जो जब ऐसा मौसम आता है, जब बारिश होने का मौसम आता है तो उसमें मिट्टी की लिपाई कर दी जाती है। ऐसे कई सारी चीज़ें की जाती हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। अब देखिए कुछ हमारी प्रकृति में बहुत सारे आप एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं अम्ल और क्षार की, जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में बहुत ही आपसे पूछा जाता है और आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एसिटिक एसिड। क्वेश्चन आता है एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिरका जो आपने यूज़ किया होगा, चाउमीन बनाते हैं तो सिरका डालते हैं और बहुत सारी चीज़ों में सिरका पड़ता है। तो सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक, और अगर मधुमक्खी का डंक पूछा जाए तब भी उसमें आप फॉर्मिक एसिड ही कहेंगे। कहते हैं ना कि जब चींटी काट लेती है, वन्य काट लेती है तो हमें बहुत तेज जलन होती है, बहुत ज़्यादा चिनमिनाहट सी होती है। तो उसका कारण होता है कि हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक की वजह से अंदर चला जाता है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपको चींटी काट ली तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हमें जब जहाँ चींटी काट ले हमें सोडा का प्रयोग करना चाहिए। उसका कारण ये है कि सोडा होता है हमारा क्षार, ठीक है। और काटा जब चींटी ने तो उसमें था फॉर्मिक एसिड, और जब मैं एसिड और जो हमारा क्या बोलते हैं बेस होगा, यानी कि हमारा अम्ल और जो क्षार होगा आपस में मिलके लवड़ बना लेते हैं और शांत हो जाते हैं, यानी जो जितनी भी उसमें जलन होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी काटे भी तो आपको सोडा लगा लेना है, नॉर्मल सी बात, ठीक है। आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये किसी की कहीं सुनी बातें नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब हम बढ़ते हैं आगे साइट्रिक एसिड की तरफ। साइट्रिक एसिड जो होता है बेसिकली पाया जाता है नींबू कुल के जो फल होते हैं। नींबू कुल के फल माने खट्टे, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ये सारे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और लैक्टिक एसिड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आती है, अगर क्वेश्चन आता है कि आपको जब थकान महसूस होती है, जब आपको काम करने का मन नहीं करता है और आपको जब बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो फिर आपको थकान आती है, तो उसका कारण बेसिकली लैक्टिक एसिड होता है। यानी हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का स्रावण होने लगता है, सेक्रेशन होने लगता है, इस वजह से जो हमारी थकान महसूस होती है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बहुत बार पूछा जाता है। पालक और साथ ही आप यहीं पे याद रखिएगा टमाटर। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कहीं पे स्याही के धब्बे लग गए, अगर आपको स्याही के धब्बों को मिटाना है तो आप वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। इसका प्रयोग करते हैं आप ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, किसमें, स्याही के धब्बों को छुटाने के लिए। और ये पालक और टमाटर में पाया जाता है। और यही कारण है कि डॉक्टर जो होते हैं बेसिकली बोलते हैं कि आप पालक और जो टमाटर से कोशिश करें कि कच्चा मत खाएं। उसका कारण ये होता है कि पालक और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और जब ऑक्जेलिक एसिड जो होता है हमारे शरीर में एक डायरेक्टली पहुंचता है एक तरह से, तो क्या होता है ये ऑक्जेलिक एसिड जो पथरी बनाता है, यानी कि जो हमारे स्टोन बन जाते हैं पेट पे, कभी किडनी में बन जाते हैं, कभी आपके गाल ब्लैडर में बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो आपकी किडनी को बनाती हैं, ठीक है। इस वजह से बोला जाता है कि आप इन्हें अच्छे से पका कर खाएँ, आप इसे काट कर ना खाएँ या आप इसे कच्चा खाने से बचें। और बेसिकली ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खा सकते, खा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की अतिरिक्त मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, शरीर में ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा जो शरीर कवर नहीं कर पाएगा और आपको स्टोन्स हो जाएंगे पेट पे, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा अम्ल से जितने रिलेटेड थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले। ठीक है, हमने ऑक्सिलरी एसिड से कंप्लीट कर लिया, अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड के बाद। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। अब देखिए कई लोग आप में से कह रहे होंगे कि विटामिन सी जो होता है ये नींबू में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है बेसिकली जो विटामिन सी है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन किससे पाया जाता है, तो याद रखिएगा आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अब इसे भी याद रखिएगा, रासायनिक नाम है विटामिन सी का। एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली आंवला और सिट्रस फल, यानी कि सिट्रस फल का मतलब वही हो गया आपके नींबू मौसमी वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगा वो आंवला में होगा। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बेसिकली अगर आप देखें तो ये होता है इमली, अंगूर, कच्चे आमों में। ठीक है, क्वेश्चन आता है इमली में कौन सा एसिड, इमली में सिट्रिक मत करिएगा, एस्कॉर्बिक मत करिएगा। आंवला में आप लिखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, नींबू में लिखेंगे सिट्रिक एसिड, और इमली और अंगूर जो होते हैं और साथ ही जो कच्चा आम होता है इसमें होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, याद रखिए। और ये मैंने आपको जितने भी अम्ल बताया ये कैसे अम्ल, ये सब अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब ऐसे हम कुछ क्षार देख लेते हैं जो आप अक्सर आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्षारक यानी क्षार का नाम देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी, अब घरों में यूज़ होता है, बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे होता है, चूने के पानी को कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ करते हैं खिड़की के कांच और साफ़ करने में। मार्जक, मार्जक यानी कि डिटर्जेंट जिसे बोलते हैं, आप वॉशिंग पाउडर जैसे बोलते हैं, उसे इस रूप में प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए खिड़की का साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये दोनों ही जो हाइड्रोक्साइड आपके क्षार हैं ये साबुन के रूप में यूज़ होते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साबुन में आखिरकार किस तरह के क्षार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये क्षार के रूप में लाए जाते हैं। और साथ ही आप याद रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है क्या, NaOH होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। जो हमारा NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब बढ़ते आगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। तो जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये दूधिया मैग्नीशियम, इसे दूधिया मैग्नीशियम भी बोलते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलती है, आपके सीटेड पेपर में आ चुका है तो याद रखिएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किस में होता है, जब एसिडिटी बनती है तो उस टाइम पर एंटी एसिड के रूप में, ये कह सकते हैं प्रति अम्ल के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करते हैं। जिससे क्या होता है, फिर वही आपको बताइए जब क्षार हमारे शरीर में बन रहा था अम्ल एसिड, हमने ये क्षार में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया, दूधिया मैग्नीशिया लिया, और दोनों जो आपस में रिएक्शन करी तो शांत हो गए, यानी लवण बना लिया, जल बना लिया। तो इस तरह से इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखिए पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको जो आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आई नो आपको मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट फॉर यू गाइज। अब देखिए लिटमस की अगर बात करें तो लिटमस जो एक प्राकृतिक रंजक होता है, यानी मैंने आपको बताया रंजक यानी सूचक का काम करता है। देखिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। ओके, इसे आप लोग जब भी यूज़ करते हैं, जैसे आप कोई भी नॉर्मल छोटी सी क्लास में होंगे, 11th 12th में भी होंगे, 10th में होंगे, तो आपको लिटमस पेपर दिए जाते हैं आपको जब आप प्रैक्टिकल करते हैं अपने स्कूल में। तो उसमें आपको बेसिकली लिटमस पेपर बच्चों को देते हैं और बच्चे क्या करते हैं उसी का यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर में क्या होता है, अगर आप लाल रंग मिलाते हैं तो वो अगर आप लिटमस पेपर में अम्ल मिलाते हैं, कोई भी अम्ल हो, तो वो लाल कर देता है, और लिटमस पेपर में क्षार मिलाने पर इसे नीला कर देता है। अब इसे आप याद कर सकते हैं इस तरह से। मैंने आपको ट्रिक है पहले भी शायद मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रिक है हमारी अनिल में से याद रखना है। ये बात हो रही लिटमस पेपर में ऐसे याद रखना है, जो आ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, एल का मतलब लाल। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में कर देता है। ठीक है, अनिल यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और बाकी अगर आपको क्षार की बात करें जस्ट अपोजिट कर दें, जो अम्ल है वो नीले को लाल कर रहा है, तो क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। ओके,
अब देखिए इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। अभी आपको बताया था लिटमस पेपर लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन या शैक भी आ सकता है। आश्रित जल में इसका रंग जो होता है नीले शोर या मौन रंग का होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है, जैसे कि अभी आपको समझाया है। यह विलयन के रूप में होता है तथा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कोई भी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर आपका ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब है मेरा तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कुछ सारे जो सूचक थे, जो रंजक थे, जो इंडिकेटर्स बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब आप इन्हें देख लेते हैं कि इनका क्षार और अम्ल से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सूचक तो है लेकिन किस तरह से ये प्रभाव डालते हैं। अगर हम बात करते हैं लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर जो क्षार में नीला रंग देता है जबकि अम्ल में लाल हो जाता है। हल्दी जो होती है क्षार में लाल हो जाती है, अभी आपको बताया चूना मिलाने पर। और अम्ल में क्या होता है, आप कुछ भी अम्ल मिला दे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हल्दी पीली हो जाएगी, यानी कि एक तरह से रंगहीन, यानी कोई रंग में परिवर्तन नहीं करती। तो हल्दी जो है अम्ल मिलाने पर रंगहीन रहती है। फिनाप्थलीन में क्या होता है, फिनाप्थलीन क्षार मिलाने पर गुलाबी जबकि अम्ल मिलाने पर फिर ये रंगहीन हो जाता है। गुड़हल के फूल जो है क्षार मिलाने पर हरे जबकि अम्ल मिलाने पर गहरे गुलाबी हो जाते हैं। और अगर अब बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज जो है क्षार मिलाने पर पीला और अम्ल मिलाने पर लाल हो जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, आप 1 से 2 बार से पढ़ेंगे। आप अपनी नोटबुक अगर बना रहे हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपको ये याद होना जरूरी है। अगर इनमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ, देखिए ये तो मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें, इसमें से लिटमस और हल्दी हो गया, फिनाप्थलीन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया के बारे में, जिसके बारे में मैं हर बार आपको बता रही थी कि अम्ल मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं और दोनों शांत हो जाते हैं, यानी कि लवण बना लेते हैं और जल बना लेते हैं। तो इसको भी आप समझ लेते हैं। उदासीनी अभिक्रिया की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि अम्ल जो होता है, क्षार होता है, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं क्या, जब मिल जाते हैं तो बनाते हैं लवण और जल प्लस कुछ ना कुछ ऊर्जा बनाते हैं। इसे आप याद रखिएगा। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, हमेशा याद रखेंगे, लवण बनाते हैं और प्लस जल बनाते हैं और प्लस कोई ना कोई ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं हमारे वातावरण में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और इस पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि अम्ल क्षार एकदम एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, लेकिन आपस जब क्रिया करते हैं तो यहाँ आगे चलकर उदासीन हो जाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को जन्म देते हैं। अब इसे भी याद रखेंगे। अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं हमारे डेली लाइफ में। अम्ल क्षार के क्या क्या यूजेस जिसका हम डेली प्रयोग करते हैं लेकिन नहीं जानते कि आखिर वो है क्या। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि अपाचन से मुक्ति पाने के लिए दूध या मैग्नीशियम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं। यह भी आपको बताया था, यानी अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी MgCO3 का प्रयोग करते हैं। आप इसे याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। चींटी या मधुमक्खी काटने पर हम बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडा का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको बताया, आपका सेकंड प्रयोग हो गया। ठीक है, नंबर 3 हम बात करते हैं मृदा उपचार की। देखिए मृदा उपचार का मतलब, देखिए कई बार क्या होता है, हमारी जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो अम्लीय ज़्यादा हो जाती है या कई बार वो क्षारीय ज़्यादा होती है। तो उसे बैलेंस का जो pH वैल्यू उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें मिलाते हैं। जैसे कि अगर आप याद रखेंगे कि अगर हमारी मृदा अधिक अम्लीय हो गई है, उसमें बहुत अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, तो उसमें हम बिना बुझा चूना मिलाते हैं। बिना बुझा चूना का मतलब उसमें पानी मिक्स नहीं करेंगे, सूखा चूना मिला देंगे। लेकिन अगर हम अधिक क्षारीय होने पर, अगर मान लो हमारी मृदा जब बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है तो उसे बुझा हुआ चूना यानी पानी मिक्स करने पर जब वो शांत हो जाता है ना, उसके अंदर जो वाष्प वगैरह निकलती है वो सब निकल जाती है, फिर जब चूना बचता है तो उस बुझा हुआ चूना मिलाते हैं अधिक क्षारीय होने पर, और बिना बुझा जब मिलाते हैं अधिक अम्लीय होने पर। तो आपको इसे भी याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे, हमारा जो टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।